झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हमारा उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज के पीछे। ठीक है, हमें क्या करना है, एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना है, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा अंकों प्राप्त करना है। मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझिए। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कुल 11 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, और सारे 11 प्लेयर बेस्ट प्लेयर होते हैं, लेकिन 11 का 11 प्लेयर तो किसी का फेवरेट नहीं होता है ना। किसी का विराट कोहली फेवरेट होगा, किसी का शुभमन गिल फेवरेट होगा, अगर कोई पाकिस्तान का है तो उसका बाबर आजम भी फेवरेट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इस प्रैक्टिस सीरीज से एग्जामिनर का माइंड सेट समझेंगे कि कौन सा टॉपिक फेवरेट है। ठीक है, जैसे अगर कोई बीपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है तो उसे पता है कि वीर कुंवर सिंह से एक ना एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देख रहे हैं और जहां से ये क्वेश्चन आया है उस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबको प्लान क्लियर है कि ये प्रैक्टिस सेट करने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। तो चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए जेएसएससी ने पूछा है एसआई के एग्जाम में जो 2017 में कंडक्ट हुआ था। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन ए जिन्नत उन निशान, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी मुमताज महल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मुस्लिम महिला, तो ऐसे ही क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, इससे हम लोगों को आंसर ढूंढना है और सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, इसका जो है सही आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आया है गुलाम वंश से। ठीक है, जिसे हम लोग ममलुक वंश भी बोलते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो गुलाम वंश था ये कब से कब तक चला था, 1206 से 1390 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, एक सूफी संत का बहुत फैन था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, और इसी के कारण क्या किया था, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया था, इसको पूरा नहीं कर पाया था। उससे पहले क्या हुआ था, पोलो खेलते हुए ये घोड़े से गिरकर मर गया। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है इसको कंप्लीट किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या था, एक मस्जिद था। ठीक, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तीसरा क्या है, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, उसको ध्वस्त किया गया था। इसका एक सेना नायक हुआ करता था बख्तियार खिलजी, जिसने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको 2-3 लोगों ने ध्वस्त किया था, तो अभी उस पर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका मृत्यु के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। पोलो को क्या बोलते हैं, चौगान भी बोलते हैं, तो इसको भी आप क्या करें, याद थोड़ा सा रख लें। और 5वां पॉइंट, पिछला प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इसको देख लिया है कि जजिया का प्रारंभ भी किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जजिया कर को ख़त्म किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इसका जो शासनकाल था कब से कब तक था, 1210 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, अब जो इल्तुतमिश था इसी को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, और इसी ने क्या किया था, जो पहले इसका राजधानी हुआ करता था वो लाहौर में हुआ करता था, तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का राजधानी क्या किया, लाहौर से दिल्ली जो है शिफ्ट किया। ठीक है, और इसने क्या किया था, चांदी का सिक्का जिसको टांका बोलते थे और तांबे का सिक्का जिसको क्या बोलते थे, जीतल बोलते थे, उसको भी स्टार्ट इसी ने किया था। ठीक है, अब इसका कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता व्यवस्था कुछ नहीं था, ये बस जो है अपना जो एरिया था उसको इक्ताओं में बांट देता था ताकि उसका अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है, और इसके लिए क्या किया था, 40 आदमी का जो इसका बहुत विश्वासी था उसका गठन किया था और उसको हेड बना दिया था। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता था, 40सा दल बोला जाता था। ठीक है, और 40सा दल को ही क्या बोला जाता था, तुर्काने चहलगानी के नाम से भी इस दल को जाना जाता था। ठीक है,
इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नोबल्स, ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है इसका, भारत में जो गुंबद निर्माण का पिता भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है गुंबद बनाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा मुख्य क्वेश्चन है, देखिए यहीं से पूछा गया था, ठीक है, गुलाम वंश से, कि जो रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली की प्रथम और अंतिम जो है मुस्लिम महिला शासक। इसके बारे में कभी अगर फ्री हो आप तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो इस टॉपिक से और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश, शाहजहां। हमने अभी तुरंत पढ़ा है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश और शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश और शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने किया था? ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है इल्तुतमिश, और इसे ही क्या बोला जाता था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शहंशाह बोला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चांदी का सिक्का, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, टांका, और तांबे का सिक्का जिसे क्या बोला जाता था, जीतल, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीतल किसे बोला जाता था, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे याद नहीं अभी, ठीक है। आरंभ किया किसने किया था? ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, इल्तुतमिश और शाहजहां। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने जो है चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का का जो है शुरुआत की थी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय के बागान को छोड़ना मना था? ठीक है, अब ये जो है आपका 1859 का जो है रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। क्रिस्प मिशन, भारतीय सरकार अधिनियम क्या है, इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम 1859, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। अब ये जो है हिस्ट्री से ज़्यादा किस चीज़ का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि अब देखिए इतना कोई डीप में जाके हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और सही आंसर पे 100% पहुँचेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए अब क्रिस्प मिशन कब आया था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कब आया था, ठीक है, मार्च 1942 में आया था, ठीक है। हम लोगों ने पिछले सेट में देखा है इसे, ठीक है। देखिए वहीं से ऑप्शन भी बन रहा है, तो हम लोग जो कर रहे हैं उससे बहुत सही तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता भाई। क्रिस्प मिशन किस लिए था, ये जो था वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस को जो है शामिल करने के लिए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए एक जो है लालच दिया गया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कर दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, ठीक है। अब क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, अब यही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का क्या है, बेस है, ठीक है। और हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट संविधान है। अगर वो किसी को बेस मान रहा है तो उसमें ऐसा कोई फालतू वाला नियम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी रद्दी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम 1859 क्या है, हमें इसके बारे में कुछ आइडिया अभी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है,
भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। अब इसके तहत क्या हुआ था, जो है वाइसरॉय वाला सिस्टम आया था, ठीक है। वाइसरॉय जो जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था वो वाइसरॉय बन जाता था, ठीक है। मतलब सीधा जो है क्राउन के पास पावर चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी ये सब फालतू वाला कोई भी जो है पॉइंट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब इसका 100% श्योर के साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन क्या है, सी इसका राइट आंसर है, इनलैंड इमिग्रेशन अधिनियम 1859। और हमारा जो है इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया ताकि अगर एग्जाम में कुछ अटपटा सा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, कि हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हमसे नहीं बन रहा, थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कब डिस्कस किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। और वही टॉपिक्स आप देखिए बार बार क्वेश्चन को अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यही हम लोगों का क्या है, प्लान है, इसको समझना है, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना सके, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है 9वीं शताब्दी, ठीक है। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है चेरो साम्राज्य के बारे में तो उसको पता होगा कि ये जो चेरो साम्राज्य है, ठीक है, ये किस साइड का साम्राज्य है, साउथ इंडिया का साम्राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, महोदयपुरम, ये किससे मिलता जुलता है, मलयालम, ठीक है, मलयालम से मिलता जुलता है। और मलयालम कहाँ पे बोला जाता है, केरला में बोला जाता है, ठीक है, केरला में बोला जाता है। तो महोदयपुरम जो है कहाँ का जो है साम्राज्य होगा, ये केरला का साम्राज्य का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए चेरो साम्राज्य से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। चेरो ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों में तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया, ठीक है। इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी क्या थी, वंजी इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक। और चेरो का प्रतीक चिन्ह क्या होता था, धनुष और बाण। इसको आप लोग बस ध्यान में रखें, ठीक है। अगर ये सब ध्यान में नहीं भी रह रहा तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस धनुष और बाण जो है इसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, तो इससे आप लोग ध्यान में रख लें। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस राजा या किस राजवंश के सिक्कों में धनुष और बाण का जो है चित्र मिलता था, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग को रिलेट करना कि धनुष बाण किसका प्रतीक था, चेरो का था। तो फिर वहाँ से हम लोग उस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, केसर की खेती, तिलहन उत्पादन, विज्ञापन उद्योग, आम उत्पादन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीली क्रांति बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए क्रांति से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति को देख लेते हैं। वैसे 30 या 35 टोटल क्रांति है, लेकिन उतना हम लोग को याद नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट याद करना है 10 से 15, और उसी से क्वेश्चन बनते हैं और उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे 100%, 99 भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति को। सबसे पहला क्या हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डेट भी देख लें कि ये कब आया था, ठीक। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए किया गया था, सीधा जो भी कृषि या जो भी खेती वगैरह है उसमें उत्पादन का वृद्धि करना था, ठीक है। खाद का इसमें बात किया गया था, अच्छा क्वालिटी का बीज का बात किया गया था, ठीक है। ये सब सारी बातें जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुई थी। मतलब ओवरऑल क्या था, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, ठीक। अब जो हरित क्रांति के जनक थे उसको किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं हरित क्रांति के जनक। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे तो कौन है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS धोनी नहीं याद करना, MS स्वामीनाथन जो है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या थे, जनक थे, ठीक है। अब दूसरा रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है, सफ़ेद क्रांति, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन। अब वाइट कौन सा खाद्य पदार्थ होता है, हम सभी को पता है क्या होता है,
दूध होता है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, दूध का उत्पादन से संबंधित क्रांति होगा, ठीक। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है और यहीं से हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये टॉपिक को पकड़ लिया है, ठीक है। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको आसानी से खत्म कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रांति क्या है, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक। मतलब ग्रे या धूसर भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हिंदी में ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप इंग्लिश को भी पढ़ लें, ठीक है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश से एकदम दुश्मनी, इंग्लिश को देखना ही नहीं है, तो वहाँ से देख लें। आपको काफ़ी बार जो है क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आएगा लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान होगा, ठीक। तो ये जो ग्रे रेवोल्यूशन है ये किस लिए था, ये खाद और जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रिवोल्यूशन को देख लेते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू क्या होता है, ब्लू आपका होता है पानी, समुद्री पानी। तो ये किससे रिलेटेड होगा, मछली पालन से रिलेटेड होगा। बहुत आसान सा है ये याद करना, ठीक है। अब रेड रेवोल्यूशन, रेड क्या होता है, एक तो मांस हो जाता है और दूसरा क्या होता है, टमाटर भी रेड होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या याद कर लेंगे, रेड रिवोल्यूशन किस लिए होता है, टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक। अब दूसरा है राउंड रेवोल्यूशन। अब राउंड बहुत चीज़ होता है, ठीक है, लेकिन हमको क्या याद करना है, आलू उत्पादन, क्योंकि क्या है ये सब्जियों का राजा होता है, ठीक है। इसलिए पोटैटो प्रोडक्शन क्या होगा, सारा गोल चीज़ को भूल जाना है, सीधा जो सबसे जो किंग है उसको याद करना है। किंग क्या है, पोटैटो, ठीक है। तो राउंड रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आलू के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। अब दूसरा आ गया सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक। मतलब रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, अंडा उत्पादन से ये रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी है कहीं पे आया हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति को देखते हैं। पिंक रिवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ये किससे रिलेटेड है, झींगा तथा प्याज से रिलेटेड है। झींगा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉन, ये वर्ड आप याद रखें, ठीक है। प्रॉन और ऑनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है पिंक रिवोल्यूशन, ठीक। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फलों के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रूट मतलब गोल्डन, सीधा याद कर लेना है। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा, ये बायोडीजल से रिलेटेड है। अब देखिए डीजल जो है कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड होगा, बायोफ्यूल से, बायोडीजल से संबंधित जो भी क्रांति होगा वो क्या होगा, ब्लैक रेवोल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ रहेगा, कृष्ण या काली क्रांति, ठीक। अब यहाँ पे आ गया एक ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन और ग्रे में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो ब्राउन है ये चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। और वो जो ग्रे था किससे रिलेटेड था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ये जो ग्रे रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है, खाद और उर्वरक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया और 3 रेवोल्यूशन को देख लेते हैं। पहला हो गया रेनबो रेवोल्यूशन। अब देखिए रेनबो या इंद्रधनुष कैसे होता है, मतलब 7 कलर का मिक्सचर होता है। इसका मतलब बहुत सारा कृषि का यहाँ पे बात हो रहा है, मतलब सभी प्रकार के कृषि को क्या बोलेंगे हम लोग, रेनबो रेवोल्यूशन बोलेंगे। हर तरह का कलर आ गया इसमें, तो हर प्रकार का कृषि भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या होगा, भोजन, अनाज, फल, सब्जी, मतलब सब कुछ आ जाएगा और इसका कोई भी बर्बादी नहीं करना। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा ये जो है भोजन, अनाज, ये सब का पूर्ति कर सकते हैं। बोलना ही नहीं इसको, तो चलिए अब आगे देखते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए फाइबर से ही पता लग रहा है कि ये कपड़ा से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूट का उत्पादन से, यहाँ पे हम लोगों को टिक कर देना है, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछे या फाइबर रेवोल्यूशन पूछे तो क्या आंसर करना है, ठीक, जूट का उत्पादन से संबंधित होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सारे रेवोल्यूशन को जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, केसर की खेती, मछली उत्पादन, विज्ञापन उद्योग या आम उत्पादन। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मछली उत्पादन इसका सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में पिंक रेवोल्यूशन मतलब कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, केसर की खेती, मछली उत्पादन,
विज्ञापन उद्योग, झींगा तथा प्याज उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या है? झींगा तथा प्याज उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हमारे प्लान से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया, जेएसएससी ने पूछा है एसआई का एग्जाम में 2017, ठीक है। अब देखिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा देखा सुना लग रहा है थोड़ा सा। ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है गुलाम वंश का, ठीक है। गुलाम वंश का क्वेश्चन है और गुलाम वंश में किसका क्वेश्चन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कैसे पढ़ा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये एक मस्जिद हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग एक ही टॉपिक से घुमा फिरा के ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेशन है कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से इस पूरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हम लोग टिक कर देंगे मस्जिद, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आज मैंने 15 ही क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, मंदिर का वीडियो पे काम करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90 से 100% चांस है कि कल अपलोड हो जाएगा। और आप लोगों ने आज तक ऐसा वीडियो इतिहास में नहीं देखा होगा पहले, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इससे बेटर वीडियो आ सकता है, लेकिन इससे अभी तक कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बना है और एकदम करेक्ट डेटा के साथ। मैंने काफ़ी सारा बुक में देखा, वहाँ पे कहीं कुछ और लिख रखा है, कहीं कुछ और लिखा है, काफ़ी मिसमैच डाटा का हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया है और एकदम सटीक तरीके से ये वीडियो बनाया हुआ है और इसमें हर एक डेटा 100% करेक्ट है। और इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये जो है जेएसएससी जेपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें एक क्वेश्चन नहीं आता है, एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सीधा टेम्पल से ही पूछ दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर इतना मेहनत किया है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अब काम करूंगा। तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और यहीं पे इस लेक्चर को अभी आज के लिए समाप्त करते हैं। कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, जो है आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कब आया है? स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जेएसएससी ने पूछा है, ठीक है, मेंस का एग्जाम में। और इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।